हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में अभी तक हम सेल के संगठन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपने प्लांट सेल का जो संगठन है उसमें आपने 3 मेन पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, आगे चलकर आप सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे जिसमें आपके पास और भी पार्ट्स आएंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा है। किसी भी सेल में हमने कहा अगर कोई सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल है चाहे यूकैरियोट सेल है, उसमें हमने कहा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो हमें मिलता है, 3 पार्ट हमें मिलते हैं। जिसमें हमने कहा कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। सेकेंड, हमने कहा एक तरल पदार्थ मिलेगा जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं, और हमें मिलेगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अगर प्लांट सेल की बात होती है, एनिमल सेल के अलावा किसी और सेल की बात होती है, तो हमने कहा यहाँ पर हमें आउटरमोस्ट कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर भी कवरिंग मिलेगी जिसे हम सेल वॉल कहेंगे, और इनके लिए आउटरमोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर के सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एक संरचना प्रदान कर रहा है, और यहाँ पर चीजों के आवागमन के लिए चीजों को सिलेक्ट करता है, सिलेक्टिवली परमेबल हमने कहा था। सबसे पहले आपने यहाँ पर डिफ्यूजन यानी कि विसरण के बारे में बात की थी। देन हमने बात की थी ऑस्मोसिस के बारे में, जिसमें आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। क्या डिफरेंस होता है इन सॉल्यूशन में, क्या होता है जब इन सॉल्यूशन में किसी सेल या कोशिका को ऐड किया जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है कोशिका पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति पर, और कोशिका भित्ति में अभी तक आपने क्या बात की है। हमने कहा यहाँ पर जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अलावा यहाँ पर सभी में सेल वॉल पाई जाती है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल, हमने कहा जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। जो फंगल सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। वैसे ही प्लांट सेल जो है उसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, क्या क्या चीजें अभी तक आपने पढ़ी है। आपने कहा प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और कठोर बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, द सेल वॉल lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. हमने कहा कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। अब हमने बात की थी जो सेल्यूलोज है वो क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या है, आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व हमारे पास जो आते हैं, उसमें हमने एक जो हमारे पास पोषक तत्व आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। डिपेंड करता है कार्बन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने बोले हैं 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि सरल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम इसे और ज्यादा डिटेल में समझे तो हमने कहा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन का जो नंबर है वो 6 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास है C6H12O6। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारे पास आता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है। ये क्या हमारे पास मोनोसेकेराइड आते हैं। यहाँ पर इसे हम कहते हैं ये ग्लूकोज है। हमने कहा ग्लूकोज की एक यूनिट अगर है तो उसे हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा यूनिट है तो हमने उसे 2 है तो हमने उसे डाइसेकेराइड कहा। हमने कहा 2 से ज्यादा है तो हमने उसे ऑलिगोसेकेराइड कहा। ठीक है, और अगर हमने कहा कि यहाँ पर 7 या 10 से ज्यादा अगर होते हैं तो पॉलीसेकेराइड हमारे पास आते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में हमने कहा कि अनगिनत चेन यहाँ पर होगी। क्लियर है यहाँ पे।
तो जो ओलिगोसैकेराइड है आपके पास, उसे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। जटिल का सिंपल सा मतलब है कि जो यहाँ पे ग्लूकोज की यूनिट है, काफी सारी ग्लूकोज की यूनिट वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा स्टार्च को, जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ पे सेलुलोज को, ये आपके पास आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चीनी, चीनी का भी एक फॉर्मूला होता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार अगर आप देखेंगे क्या होता है, C12H11। कुछ ये होता है हमारे पास चीनी का सूत्र। हमने कहा जो कार्बोहाइड्रेट बनी है वो बनी है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दो फॉर्मूले आपके पास आए हैं, दोनों फॉर्मूलों को आप लोग एक बार एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने अगर दोनों फॉर्मूला को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मिले हैं कार्बोहाइड्रेट, आपको मिले हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तीनों चीजें मिली हैं। अब देखिए वेरी करता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आपके पास आता है C6H12O6, और चीनी का अगर हम कहें C12H22O11, दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन के नंबर में डिफरेंस आ जाता है, और ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो इसी से हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सरल कार्बोहाइड्रेट है, कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, सेलुलोज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a living plant lose water through osmosis, they shrink. अच्छा, they shrink. There is a shrinkage or contraction of a content of cell wall away from cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. प्रीवियस लेक्चर में हमें पढ़ना था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, तो पढ़ लेते हैं पहले प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पर हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में आपने कहा एक हम यहाँ पे बनाते हैं सेल का डायग्राम। ये हमारे पास है सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर आती है सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमने कहा ये है न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर होगा यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें वैक्यूल भी होंगे, लेकिन इसका डायग्राम जो है हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे जब आप सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हमने कहा कि जब इसमें क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस होती है, तो क्या देखा जाता है, ये है सेल वॉल। अब आपको दोनों डायग्राम दिख रहे हैं और दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है कि क्या डिफरेंस आपको दिखा दोनों में। अभी हम लेबलिंग करेंगे तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। आपको काफी हद तक आइडिया यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलिए अब लेबलिंग की करते हैं। यहाँ पे हमने कहा ये है सेल वॉल, ठीक है, ये है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो आपका पोर्शन आता है ये है न्यूक्लियस या केंद्रक जिसे हम कहते हैं। यही तीन पार्ट आपने पढ़े थे जब आप सेल का क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। हम बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि जब आप सेल का संगठन पढ़ रहे हैं तो तीन चीजें आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन होती है एक तो, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर तीनों पार्ट आपके आ गए हैं, क्योंकि हम प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस हम किस में देखते हैं, यहाँ पे प्लांट सेल में देखते हैं। तो हमने दोनों पार्ट यहाँ पे देख लिए हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास जो आता है वो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। अब देखिए दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंस क्या दिखा। यहाँ पर जो सेल वॉल है, ये बीच में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये पूरी सेल वॉल है, ठीक है, ये पूरी क्या होगी, यहाँ पे सेल वॉल है। हमने कहा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। दूसरी इमेज में आपने क्या देखा, आपने कहा जब यहाँ पे क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस होती है। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी का यहाँ पे क्या होना, पानी का विसरण आप कह सकते हैं, या पानी की मूवमेंट कह सकते हैं। तो पानी की मूवमेंट जब होती है सेल से बाहर, तो आपको क्या देखने को मिला कि जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो गई है और सिकुड़ गई है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो गई है। अभी क्या है, दोनों आसपास है इस प्रकार से, ठीक है, स्ट्रेच्ड है सेल,
और यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो गई है। ठीक है, इस घटना को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो क्या पढ़ा आपने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, आपने कहा जब एक जीवित पौधा परासरण के माध्यम से पानी खो देता है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक सिंपल लैंग्वेज में कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती होगी, आपने कहा कोशिका का सिकुड़ना या सेल मेम्ब्रेन का सिकुड़ना, जिससे कि वो क्या हो जाती है, सेल वॉल से दूर हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने कुछ सॉल्यूशन के अभी नाम पढ़े हैं, तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस से भी आपके पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात क्लियर है। आउटरमोस्ट कवरिंग को आपने कवर कर लिया है, जिसमें आपने पढ़ लिया है यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। ठीक है, जिसमें आप फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल या फिर आपने कहा कि प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में भी बात कर चुके हैं। एनिमल सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने पढ़ लिया है, उसके फंक्शन आपने पढ़ लिए हैं। आउटरमोस्ट कवरिंग अगर प्लांट सेल की देखें तो हमने कहा सेल वॉल है, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बारे में, देन हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, आपने कहा न्यूक्लियस एक आप कह सकते हैं कि जो डेंस स्पेस होता है, या फिर आपने कहा कि डेंस एरिया होता है सेल के अंदर। डेंस का मतलब होता है सघन। ठीक है, क्या होता है इस न्यूक्लियस में, आपने कहा इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल। कैसे बनता है न्यूक्लियस, आपने कहा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। दो यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती हैं, इनमें कुछ पोर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले आपने कहा न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्योंकि आपने कहा कि आपकी जो बॉडी होती है या किसी भी जीव की जो बॉडी है, उसमें जो भी कैरेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपने कहा ह्यूमन में होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें हमने कहा कि ठीक है, कैरेक्टर तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बॉडी का कंट्रोल हम देखें, कोऑर्डिनेशन अगर हमारे ऑर्गन कर रहे हैं, हम सेंसेस को यहाँ पे सेंसेस के थ्रू हम किसी चीज को फील कर पा रहे हैं, तो ये सभी कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो हमने कहा इस केस में यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, क्योंकि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बॉडी के बारे में बात ना भी करें, हम अगर हम सेल के बारे में बात करें, आपने कहा न्यूक्लियस ही क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है जो भी प्रोसेस वहां पर हो रही है। ठीक है, जो भी यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, जो भी चीजें या जो भी प्रोसेस वहाँ पे होगी, वो न्यूक्लियस यहाँ पे कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके अंदर है यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल। तो हमने कहा था न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं और उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। आपने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि पूरी पैक है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो चीजें हैं उनका आवागमन हो सके। नेक्स्ट हमने कहा था न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, अब हमने कहा कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम जो रॉड शेप के होते हैं। रॉड शेप का समझते हैं आप लोग, रॉड शेप किस प्रकार से होते हैं, जो कि रॉड शेप में तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड हो रही होती है या कोशिका का विभाजन हो रहा होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में आपको बता रखा है, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो ये वाली जो स्लाइड जिसमें आपको बता रखा है, इस स्लाइड के बारे में आप अच्छे से समझते हैं जब आपने पढ़ा है यहाँ पे जेनेटिक्स को। जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी थी, तो जेनेटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, आपने क्रोमोसोम पढ़ा था, आपने डीएनए पढ़ा था, आपने जीन पढ़ा था। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में। आपको क्या बोला गया है, ये एक सेल है, ठीक है, और आपने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस प्रकार से, जो कि डबल लेयर है। ठीक है, ये डबल लेयर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्लियर है।
हमें बताया गया कि यहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम जो रॉड शेप में दिखाई देते हैं, कब? जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो सिंपल सा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब हमने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसे बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है। जैसे कि जब हमने बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी, यूकैरियोट सेल का डायग्राम हमने डिटेल में समझा था, और जिसमें हमने कहा था ये तो क्या है, सेल एनवलप है, 3 लेयर जिसमें आई थी। ठीक है, जिसमें एक तो सेल वॉल होगी, एक सेल मेम्ब्रेन होगी, और आपने क्या सेल, जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट या हार्ड दो प्रकार का यहाँ पर होता है। हमने कहा क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये है, ये इसका सर्कुलर डीएनए है, ये इसका क्या है, सर्कुलर डीएनए है। अब ये डीएनए है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है। हमने कहा अगर ये क्या होता है, यूकैरियोट सेल होती तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और हम कहते हैं ये जो रीजन है ये क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पर। क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ ये जो सर्कुलर डीएनए है ये एज इट इज पड़ा हुआ है, नेकेड आप कह सकते हैं डीएनए है ये। तो हम क्या कहते हैं, ये प्रोकैरियोट सेल है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस का मतलब ही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना। तो आपने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक और चीज हमने कही थी कि जिस रीजन में ये न्यूक्लियस है, ये जो जिस रीजन में ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट सेल का जो डायग्राम है वो आपने डिटेल में समझा था कि इस रीजन को क्या कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ इस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे बन रही हैं। आपने कहा कुछ यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं। आपने कहा इस प्रकार की संरचना हमने देखी थी, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने ऑर्गन पढ़े थे यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल में। अभी आप आइए यहाँ पे न्यूक्लियस में, तो हमने कहा प्रोकैरियोट सेल में जो न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। हम यूकैरियोट सेल की बात करें और अगर हम इस पोर्स को नहीं दिखाएं, हम एक सिंपल सी मेम्ब्रेन को दिखाएं इस प्रकार से, यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे, इतनी बात आप समझिए। हमने कहा हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस प्रकार से, अगर क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है तो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है हमारा। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस प्रकार से, इसके बाहर कवरिंग है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आप समझते हैं कि इस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो बना है किन किन चीजों से, क्लियर है? तो हमने पढ़ा था ये हमारा क्या है, डीएनए है। ठीक है, और ये जो डीएनए है इस डीएनए को बाइंड करता है, बाइंड करिए, या इस डीएनए को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ये अगेन हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं जो जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है इस प्रकार से। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम, जो कि होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, एक आया है डीएनए, एक आया है हिस्टोन प्रोटीन, और एक आया है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इन तीनों चीजों को मिला करके हमारे पास जो बनता है वो बना क्रोमोसोम, जिसे आप गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने कहा क्रोमोसोम हमारे सेल में कितने होते हैं, एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, इसी प्रकार के। ठीक है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, ये भी हमने कहा था, क्रोमोसोम जैसे पेयर में होते हैं वैसे ही जीन भी पेयर में होते हैं। अब हमने कहा कि इनकी जो कार्यात्मक इकाई है उसे हमने क्या कहा, जीन कहा।
इसका मतलब ये है कि डीएनए का वो खंड जो किसी एक गुण के लिए या किसी एक कैरेक्टर के लिए निर्धारित है, किसी एक गुण को निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो सेगमेंट है ये यहाँ पे आपके इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हमने कहा कि वो सेगमेंट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसे हम कहेंगे जीन, क्योंकि आपका पूरा डीएनए जो है वही सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ एक कैरेक्टर आपके बॉडी में नहीं होते, आपने कुछ गिने चुने कैरेक्टर कहे, हमने कहा बॉडी का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, यहाँ पे जो हेयर का कलर हो सकता है, हेयर का टाइप हो सकता है, आई का कलर हो सकता है, या आपके इंटरनल जो कैरेक्टर होते हैं कि हार्मोनल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं कि जो सभी रेगुलेट किए जाते हैं डीएनए से। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए के किसी भी सेगमेंट से कोई भी चीज हो रही है, हमने कहा डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट होता है वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस अलग अलग सेगमेंट को, उस अलग अलग खंड को हम कहते हैं जीन, ठीक है। क्या बोला हमने? बोला ये पूरा हमारा डीएनए है और ये पूरा डीएनए हमारा सभी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी खंड से कोई भी गुण आ जा रहा है, या पूरा जो एक हमारे पास डीएनए आता है वो पूरा जो डीएनए है वो सेम सेगमेंट या सेम पार्ट, सेम टाइप के प्रोटीन बनाता है और सेम टाइप के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने कहा हो सकता है कि ये जो खंड है ये किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है, ये जो खंड है ये किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए है, ये जो खंड है ये किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए। ये सेम वैसा है जैसे पूरा हमारा घर है, और हमने कहा घर में अलग अलग जो रूम है वो अलग अलग कामों के लिए होते हैं। जैसे किचन खाना बनाने के लिए होता है, ठीक है, जैसे डाइनिंग एरिया खाना खाने के लिए होता है, जैसे बेडरूम सोने के लिए होते हैं, जैसे वॉशरूम आपके यहाँ पर अपने का अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अलग अलग जो रूम है हमारे उनके फंक्शन अलग अलग है, कंबाइनली हम कह रहे हैं घर। तो वैसा ही हमने कहा पूरा हमारा डीएनए है, और डीएनए के अलग अलग जो पार्ट हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि डीएनए सेगमेंट में होता है कि आप कहेंगे कि एक खंड ये है और एक खंड ये, ऐसा नहीं है। डीएनए पूरा एक थ्रेड है, पूरा एक धागा है, और उसी में यहाँ पर क्या होते हैं जो पार्ट है वो डिवाइड है। जैसे आपने कहा ये पूरा धागा है, तो आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खंड है इसका काम है किसी एक गुण के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका काम है आई कलर के लिए, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो खंड है इसका जो काम है हाइट के लिए, ठीक है, कि हाइट प्रोवाइड करानी, हाइट कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है, जो भी है। तो हमने कहा पूरा एक थ्रेड होगा, और उस थ्रेड के अलग अलग खंड जो हैं वो अलग अलग गुणों के लिए निर्धारित होंगे। इन खंडों को, इन सेगमेंट को, इन यूनिट्स को हम कहते हैं जीन, ठीक है। तो हमने कहा इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ये तो जानकारी है क्रोमोसोम के बारे में। तो आपको एक और चीज बताई गई है कि क्रोमोसोम हमेशा ऐसे नहीं दिखाई देंगे जैसे आपने ये देखा है, क्रोमोसोम हमेशा ऐसे नहीं दिखते हैं। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, ठीक है, जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तब आप सेल डिवीजन एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप डिटेल में समझेंगे सेल डिवीजन को, कि सेल डिवीजन में कौन कौन से इवेंट वहां पर हो रहे हैं, और क्रोमोसोम का आप इस कंडीशन में कब देख सकते हैं, ठीक है। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, नॉर्मल सेल है, तो आपको जो डीएनए है वो इस प्रकार से दिखेगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए ही दिखेगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। आपने न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में कहा। केंद्रक में एक दोहरी परत वाला आवरण होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। परमाणु झिल्ली में छिद्र होते हैं। परमाणु यानी कि केंद्रक की ही बात हो रही है। इसमें क्या होता है? छिद्र होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छेद होते हैं जो सामग्री को नाभिक के अंदर से उसके बाहर यानी साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित करता है। यानी कि आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर छेद होंगे, छिद्र होंगे, और अंदर की जो सामग्री है वो बाहर आएगी। तो बाहर कहाँ आएगी? ये जो एरिया है ये क्या, कौन सा एरिया है? साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, ठीक है। तो अंदर से जो सामग्री है वो बाहर यहाँ पर आ सकेगी। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है। आप क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही है, ठीक है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं या इनहेरिट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। कोशिकीय प्रजनन में केंद्रक एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आपने कहा कि जब यहाँ पे क्या होगा, सेलुलर
क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपने कहा कि अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, आपने कहा सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर हर एक चीज में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, हमने कहा था सेल डिवीजन कब होती है, जब यहाँ पर सेल के अंदर हर एक चीज, हर एक मटेरियल का जो अमाउंट है वो डबल यहाँ पे हो जाता है। एक बार आप पढ़िए केंद्र के बारे में और उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, ये तो हमने बात की है केंद्रक के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस है। आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं बना है, यानी क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आई है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन आई ही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। प्रोकैरियोट आपने कहा देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और वो हमने कहा जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन न्यूक्लियस हम कब कहेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। ठीक है, जब हमने यहाँ पर बैक्टीरिया सेल के बारे में बात की थी, तो आपने कहा था कि यहाँ पर क्या है, जो डीएनए है वो कैसा है, उसके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपने कहा यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट में क्या है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोट में हमने कहा द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेल, कि न्यूक्लियस क्या है, सेल में पाया जाता है। सेकंड जो डिफरेंस है, अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, आपने कहा एक क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देयर आर मल्टीपल क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मोस्टली आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा। दे अंडरगो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट में हमने कहा दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि जो भी आपकी कोशिकांग होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाए जाएंगे। एग्जाम्पल अगर प्रोकैरियोट को देखें तो आपने कहा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और यूकैरियोट में हमने कहा फंगस आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक बार इस डिफरेंस को पढ़िए और अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट कीजिए। चलिए, तो ये डिफरेंस आपने पढ़ा है, आपने पहले भी इस डिफरेंस को नोट किया होगा जब हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास सेल आती हैं, ये आप सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट आपके पास ये है। ठीक है, ये नाम आप सही कर लेंगे। ये आपके पास आते हैं प्रोकैरियोट सेल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी बैक्टीरियल सेल में, आपने कहा ये देखिए, इस रीजन को क्या कहा था, न्यूक्लियोइड हमने कहा था। जिस रीजन में आपने कहा जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है उसे न्यूक्लियोइड कहा था। सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल आपने देखी, यहाँ पे कैप्सूल है। ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कैप्सूल है। इसके बाद सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ साथ आपने कहा इनर जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपने कहा साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा। ठीक है, प्लाज्मिड यहाँ पर होते हैं, ये फ्लैजिला और पिलाई है। इसके अलावा आपने कहा सीलिया यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये आपके पास आती है यूकैरियोट सेल। आपके पास एक इमेज को एक बार देखिए, बताइए ये प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि हमने सबसे मेजर जो डिफरेंस यहाँ पर देखा था वो आप लोग पढ़ चुके हैं। बताइए यूकैरियोट सेल, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में आपने कहा फंगल सेल भी होती है, आपने कहा प्लांट सेल भी होती है, एनिमल सेल भी होती है। बताइए ये प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी, ये आप घर से एक बार देख करके लेके आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी तक की जो चीजें हैं वो आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।